इंसान को दुनिया की तमाम दौलत ही क्यों ना मिल जाए, पर फिर भी कभी उसका शौक़ नहीं पूरा हो पाता है। आज की कहानी में एक महिला अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है कि जिस वजह से 2 लोगों की मौत ही नहीं हो जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर की। लुधियाना का एक पुलिस चौकी पड़ता है जिसका नाम है मुंडिया। बात कर रहा हूँ मैं 7 मई की सुबह के करीब 5 बजे के आसपास। दरअसल इसी मुंडिया पुलिस चौकी में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं गुरु तेग बहादुर मोहल्ले से बोल रहा हूँ। दरअसल मेरे मोहल्ले के एक घर में 2 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि एक घर के बाहर काफ़ी लोग मौजूद थे और वहां पे एक महिला जो चीख चीख करके रो रही थी। पुलिस जब घर के अंदर एंट्री करती है तो देखती है कि घर के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा था, और जब सेकंड फ्लोर पे जाती है तो देखती है कि सेकंड फ्लोर के भी कमरे में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा था। दरअसल दोनों मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 26 से 28 साल के आसपास थी। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के शरीर पे एक गोलियां मारी गई है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो सेकंड फ्लोर के कमरे में जिस व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा था वहां पे 4 शराब की बोतल और 4 गिलास भी पड़ा हुआ था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद इन दोनों की हत्या जिसने भी किया होगा ज़रूर इनके कोई जानने वाला होगा। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में उस रोती हुई महिला से पूछताछ करती है तो महिला रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा नाम प्रीति है। दरअसल मरने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति विजय कुमार है, और जो सेकंड फ्लोर पे डेड बॉडी पड़ा है वो मेरे पति का दोस्त राकेश का है। पुलिस जब इस बारे में प्रीति से पूछताछ करती है कि ये सब कैसे हुआ है और किसने किया है, इस पर प्रीति पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरे घर के अंदर 2 लोग आए थे। दरअसल वो दोनों ही मेरे पति के दोस्त थे, लेकिन मैंने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था। पुलिस प्रीति से कहती है कि जो कुछ भी हुआ है हमें साफ साफ बताओ। इस पर प्रीति पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति और उसके दोस्त मेहनत मजदूरी का काम करते थे और मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। कल हम सब के सब छुट्टी पे थे। शाम के करीब 4 बजे के आसपास मेरे पति ने मुझसे बोला कि तुम अपने सहेली के घर चली जाओ, क्योंकि मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं, उनसे मुझे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है। जब 4 बजे के आसपास मैं अपनी सहेली के पास जा रही थी, मेरे पति और उसके दोस्त भी मेरे साथ ही घर से बाहर निकले और चौराहे से जाकर अपने दोनों दोस्तों को घर पे लेकर के आए। लेकिन शाम के करीब 7 बजे के आसपास जब मैं वापस अपने घर पे आई तो देखी कि ऊपर के कमरे में चारों बैठ करके एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और शराब भी पी रहे थे। जब मैं ऊपर कमरे में गई तो मैं अपने पति के दोनों दोस्तों को भी देखी, लेकिन इससे पहले मैंने उन दोनों को कभी देखा नहीं था। जब सेकंड फ्लोर पे गई, मेरे पति ने मुझे देखा तो मुझसे बोला कि जा करके तुम खाने की तैयारी करो, क्योंकि मेरे दोनों दोस्त आज रात को यहीं पे ठहरेंगे। मैं नीचे आ गई, खाना बनाई। रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास सब के सब एक साथ ही बैठ करके खाना खाए। खाना खाने के बाद मेरे पति और मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर के कमरे में सो गए और उनके तीनों दोस्त सेकंड फ्लोर के कमरे में सो गए। लेकिन रात्रि के जब 12 बजा, उनमें से एक दोस्त उठ करके आया और आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। जब मैं दरवाज़ा खोली, वो सीधे मेरे कमरे में एंट्री कर गया। तब तक मेरे पति भी जग चुके थे। न जाने उसने क्या मेरे पति को इशारा किया कि मेरे पति फिर से मुझसे बोला कि तुम घर से बाहर थोड़ी देर के लिए चले जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली, करीब 1 घंटे के बाद मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं अपने कमरे में एंट्री की तो देखी कि बेड पे मेरे पति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। अभी मैं अपने पति की डेड बॉडी को देख ही रही थी, तभी मुझे दूसरी गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। दरअसल दूसरी गोली की आवाज़ मुझे सेकंड फ्लोर से सुनाई दिया। जब मैं सेकंड फ्लोर पे गई तो देखी कि मेरे पति के दोस्त राकेश की भी हत्या कर दिए थे और उनके हाथ में एक पिस्टल भी था। लेकिन जब दोनों ने मुझे सामने देखा, उसी पिस्टल को मुझे दिखाकर धमकाने लगे कि अगर तुमने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। उसके बाद से दोनों नीचे उतर के आए और खुद मेरे पति का स्कूटर लेकर मौके से फरार हो गए। रात्रि के करीब 4 बजे के आसपास जब यहाँ से दोनों फरार हो गए, उसके बाद से
में चीखना चिल्लाना शुरू की। चीख पुकार सुन करके आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। प्रीति जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो इसे सुन करके पुलिस को भी बड़ा अजीब सा लगता है। दरअसल पुलिस को लगता है कि शायद प्रीति झूठ बोल रही है, इसीलिए पुलिस अब पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। तो पड़ोसी भी पुलिस वालों को जवाब देते हैं कि हाँ साहब, हमने 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनी थी, उसके बाद से स्कूटर की भी आवाज़ आई थी, लेकिन जब हम लोग अपने घरों से बाहर निकले तब तक दोनों ही अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस सबसे पूछताछ करने के बाद सबसे पहले दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर प्रीति के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके उन दोनों अपराधियों के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं मालूम चलता है। लेकिन पुलिस को एक बात बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि पुलिस जब प्रीति के घर में जाती है तो देखती है कि घर के अंदर तमाम तरह के ऐशो आराम का सामान मौजूद था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि विजय जो मेहनत मजदूरी का काम करता था, तो फिर उसने इतने सारे महंगे सामान खरीद कैसे लिया है। दरअसल पुलिस को ये यकीन ही नहीं होती है कि विजय मेहनत मजदूरी करके इतने बेहतर तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। इसीलिए पुलिस अब विजय के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि हाँ साहब, विजय मेहनत मजदूरी का ही काम करता था, लेकिन पुलिस पड़ोसियों के भी बात पे यकीन नहीं करती है। दरअसल पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। तभी एक दिन खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, विजय मेहनत मजदूरी का काम तो करता था, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। दरअसल विजय एक गिरोह से जुड़ा हुआ था, जिसमें वो अपने दोस्त के साथ लूट का अंजाम देता था। खबरी जब ये सारी सच्चाई पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि शायद विजय और उसकी दोस्त की हत्या उसके साथियों ने ही किया होगा। इसीलिए पुलिस फिर से प्रीति के घर पे जाती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन प्रीति पुलिस वालों को एक ही जवाब देती है कि साहब, जो मेरे पति के दोनों दोस्त घर पे आए थे, उन दोनों को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पुलिस जब प्रीति के पति की सारी सच्चाई उससे बताती है, प्रीति इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो भी अपराधी विजय के घर में आए थे, आखिरकार उन्होंने विजय और उसकी दोस्त की ही क्यों हत्या किया था, उसकी पत्नी को क्यों नहीं मारा। दरअसल पुलिस जब प्रीति के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि प्रीति का उसके पति के साथ आए दिन हर रोज झगड़े तकरार हो रहा था। पड़ोसी जैसी इस तरह की बातें कहते हैं, उसके बाद से पुलिस पड़ोसियों के ही तहरीर पर प्रीति को हिरासत में ले लेती है और फिर प्रीति से उसके पति और उसके दोस्त की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जब अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, उसके बाद से प्रीति भी अब पुलिस वालों के ही ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि एक तो मेरे ही पति की हत्या हुई है और आप लोग जब अपराधियों को नहीं पकड़ पाए तो मुझे ही झूठे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रीति के बातों पर यकीन नहीं करती है, बल्कि उसके बाद से पुलिस प्रीति को लेडी कांस्टेबल के हवाले कर देती है। लेडी कांस्टेबल जब प्रीति की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू करती है, आखिरकार प्रीति मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन प्रीति जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक प्रीति की तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल प्रीति, जो मूल रूप से हरियाणा प्रदेश के करनाल शहर की रहने वाली है, प्रीति के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है जोगा सिंह। दरअसल प्रीति और जोगा सिंह को बचपन से ही पढ़ाई में अपना मन नहीं लगता है, इसीलिए अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर अपने शौक़ को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर देते हैं। हालांकि भाई और बहन जब इस रास्ते पर उतरते हैं, इस बात की जानकारी प्रीति के माता पिता को भी मालूम चल जाता है। प्रीति के माता पिता अपने दोनों बच्चों को सही रास्ते पर लाने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दरअसल प्रीति और उसका भाई दोनों मिलकर के लोगों को लूटना ही नहीं शुरू करते हैं, बल्कि एक दिन जोगा सिंह के हाथों एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, जिसकी वजह से जोगा सिंह जेल चला जाता है। जोगा सिंह जब जेल चला जाता है तो उसकी पैरवी करने के लिए उसके माता पिता भी सामने नहीं आते हैं, बल्कि खुद प्रीति अपने भाई से मिलने के लिए अक्सर जेल में जाती है। प्रीति जब बार बार अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जेल में जाती है तो वहीं पे एक दिन प्रीति की मुलाकात विजय कुमार से होती है। दरअसल विजय का दोस्त राकेश भी उसी जेल में था। विजय भी अक्सर अपने दोस्त से मिलने के लिए आता था। दोनों की जब पहली बार मुलाकात होती है, प्रीति पहली बार में विजय को पसंद कर लेती है। उसके बाद से विजय जब प्रीति से पूछताछ करता है तो प्रीति भी अपनी सारी सच्चाई विजय से बता देती है कि मेरा भाई जोगा सिंह इसी जेल में बंद है
दरअसल विजय और राकेश भी एक गिरोह से जुड़े हुए थे जिसके सरगना का नाम है सुरजीत। जब प्रीति अपनी पूरी कहानी बता देती उसके बाद से विजय अब प्रीति की मदद करने लगता है और उसके ऊपर ढेरों सारे पैसे भी खर्च करता है और आखिरकार अपनी कोशिश करने के बाद अपने दोस्त के साथ साथ प्रीति के भाई जोगा सिंह को भी बेल पे रिहा करवा देता है। जोगा सिंह जब बेल पे रिहा हो जाता है उसके बाद से प्रीति और विजय बाहर एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं और बार बार जब मुलाकात होती है दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार एक दिन प्रीति अपने भाई और परिवार वालों को बिना बताए ही विजय से कोर्ट मैरिज कर लेती है। लेकिन प्रीति जब विजय से कोर्ट मैरिज कर लेती है उसका भाई जोगा सिंह इसके खिलाफ हो जाता है क्योंकि जोगा सिंह विजय के करतूतों के बारे में बेहतर तरीके से जानता था। इधर विजय जब प्रीति से शादी कर लेता है उसके बाद से हरियाणा प्रदेश को छोड़ देता है और पंजाब शहर के लुधियाना में जाता है और वहाँ के तेग बहादुर मोहल्ले में एक किराए का कमरा ले लेता है और फिर अपनी पत्नी के साथ रहता है और अपने साथ अपने दोस्त राकेश को भी रखता है। दरअसल विजय हरियाणा प्रदेश इसलिए छोड़ देता है कि उसे डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल इनकाउंटर में मारा जाएगा और प्रीति से भी इसलिए शादी करता है क्योंकि जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएगा तो महिला साथ में होने की वजह से आसानी से उसे किराए का कमरा मिल जाएगा। लुधियाना शहर में जब अपनी पत्नी के साथ आ जाता है उसके बाद से अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है। हालांकि प्रीति को जब अपने पति की सारी सच्चाई मालूम चलता है प्रीति भी इसका विरोध नहीं करती है क्योंकि विजय उसके तमाम शौक को पूरा कर रहा था। लुधियाना शहर में आकर जब रहने लगते हैं उसके बाद से विजय और उसके दोस्त मेहनत मजदूरी का काम करने लगते हैं ताकि लोगों का उन दोनों के ऊपर कोई शक न जाए। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। पर एक दिन विजय जब दोपहर के वक्त अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उसके दोस्त राकेश से हंस हंस करके बातें कर रही थी, जिसे देख करके विजय के अंदर अब शक पैदा हो जाता है। दरअसल विजय को लगता है कि उसकी पत्नी का उसी के दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है। इस बारे में जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो प्रीति भी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि मेरा तुम्हारे दोस्त के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। लेकिन विजय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और फिर इसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। बात यहाँ तक आगे बढ़ जाती है कि कभी कभार विजय अपनी पत्नी के ऊपर हाथ भी उठा देता है, जिसकी वजह से अब प्रीति भी अब अपने पति से नफरत कर बैठती है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है एक दिन उसके सरगना के मालिक सुरजीत भी अपने दोस्त सोनू डागर के साथ विजय के घर पे पहुंच जाता है। विजय के घर पे जाता है तो उससे कहता है कि दरअसल हमें पुलिस ढूंढ रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ दिनों तक तुम्हारे घर पे रहे। विजय के ही घर पे ठहरने की जब बात कहता है विजय भी अपने घर में दोनों को पनाह दे देता है। पर सुरजीत जब विजय के घर में कुछ दिन रहता है और उसकी पत्नी प्रीति को जब देखता है तो प्रीति की खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है और एक दिन उसे लालच देते हुए कहता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि विजय तुम्हारे साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रहा है। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि मैं इस सरगना का मालिक हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम विजय को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशी दे दूंगा। सुरजीत जब अपनी दिल की बात प्रीति से कहता है, इधर प्रीति भी अपने पति से इस प्रकार से नफरत कर बैठी थी कि आखिरकार सुरजीत के बातों में आ जाती है। दोनों एक साथ रहने का वादा तो कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आखिरकार विजय के रहते हुए दोनों शादी कैसे करेंगे। हालांकि सुरजीत चाहता तो प्रीति को अपने साथ भगा कर लेके जा सकता था, लेकिन सुरजीत ये सोचने लगता है कि जिस दिन अगर वो प्रीति को अपने साथ लेकर के चला जाएगा तो कहीं उसके पीठ पीछे विजय न हमला कर दे। इसीलिए विजय को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और विजय को जब इस दुनिया से हटाने के लिए प्रीति से बातचीत करता है तो प्रीति भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही साथ सुरजीत प्रीति को ये भी लालच देता है कि तुम्हारा भाई जो जोगा सिंह है उसके पास करोड़ों की संपत्ति है जिसमें तुम्हारा भी हक बनता है, लेकिन सारी संपत्ति पे वो खुद कुंडली मार करके बैठा हुआ है। जब तुम्हारे पति को इस दुनिया से हटा देंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेकर जोगा सिंह से भी बातचीत करेंगे। अगर उसने तुम्हारा हक दे दिया तो ठीक है, वरना तुम्हारे भाई को भी इस दुनिया से हटा देंगे। जोगा सिंह को भी जब इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है प्रीति उसके लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन सुरजीत अपने आगे के प्लान के बारे में प्रीति को नहीं बताता है। दरअसल सुरजीत आगे का प्लान बनाता है कि प्रीति से शादी करने के बाद जब उसके भाई की हत्या करेंगे
और जब सारी प्रॉपर्टी प्रीति को मिल जाएगी उसके बाद से प्रीति की भी हत्या करने के बाद सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे। सारी प्लानिंग बनाने के बाद वहाँ से सुरजीत एक दिन अपने दोस्त सोनू डागर के साथ वापस चला जाता है और जब कुछ दिन का समय गुजरता है एक दिन अपने षड्यंत्र के तहत ही विजय के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं और सोनू कुछ दिनों के लिए फिर से तुम्हारे घर पर आना चाहते हैं। दोबारा फिर से विजय के घर पर आने के लिए जब कहता है विजय इसके लिए भी तैयार हो जाता है और 6 मई को सुरजीत जब अपने दोस्त सोनू के साथ लुधियाना में पहुंचता है इससे पहले ही विजय अपनी पत्नी से कह देता है कि तुम अपनी सहेली के पास चली जाओ क्योंकि दोनों मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनसे मुझे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है। प्रीति अपनी सहेली के घर चली तो जाती है लेकिन शाम के करीब 7 बजे के आसपास वापस जब अपने घर पे जाती है और जब अपने सामने सुरजीत और उसके दोस्त सोनू डांगर को देखती है तो देख करके एकदम से खुश हो जाती है। दरअसल प्रीति को ये पूरा यकीन हो जाता है कि आज सारा मामला ही साफ हो जाएगा। रात्रि का जब खाना बनता है सब के सब एक साथ ही बैठ करके खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद विजय अपनी पत्नी के साथ ग्राउंड फ्लोर के कमरे में सो जाता है और उसके तीनों दोस्त ऊपर के कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रात्रि के जब 12 बज जाता है करीब 12 बजे के आसपास सुरजीत अपने दोस्त सोनू के साथ नीचे उतर करके आता है और आकर दरवाज़ा खुलवाता है। इधर प्रीति जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उस वक्त कमरे के अंदर विजय गहरी नींद में सो रहा था। सोते वक्त ही सुरजीत अपने पास से एक तमंचा को निकालता है और उसी तमंचे से विजय के ऊपर गोली चला देता है जिसकी वजह से विजय की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से अपने दोस्त के साथ सेकंड फ्लोर पे जाता है तो देखता है कि राकेश भी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। सोते वक्त ही उसी हथियार से राकेश के ऊपर भी एक गोली चला देता है जिसकी वजह से राकेश की भी मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों बड़े आराम से घर से बाहर निकलते हैं और विजय का ही स्कूटर स्टार्ट करके मौके से फरार हो जाते हैं। जब दोनों वहां से फरार हो जाते हैं उसके बाद से प्रीति अपना नाटक करना शुरू करती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। वाकई में प्रीति जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद से पुलिस प्रीति के ही तहरीर पर सुरजीत और उसके दोस्त सोनू दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस प्रीति को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है जगदेश सिंह। जगदेश सिंह जो मुक्तसर पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं बिलाल अहमद। बिलाल अहमद जो चंदौली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अखिलेश अग्रहरी। अखिलेश अग्रहरी जो लुधियाना पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जो जिला गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन कुवैत में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से फिर इस वीडियो को देखते हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।